हाँ देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में ट्रांसफार्मर देख रहे थे। बोलिए, क्या देख रहे थे? ट्रांसफार्मर देख रहे थे। और इसमें हमने देखा था ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल होता है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या फिर घटाने के लिए। अब सवाल है कि ये डिवाइस आखिर काम कैसे करता है, आइए देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेज। हाँ, ये डीसी वोल्टेज में काम नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर सिर्फ काम करता है एसी सोर्सेज के लिए, ठीक है। चलिए, ट्रांसफार्मर आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तुमको म्यूचुअल इंडक्शन याद है? तुमको याद है कि अगर दो कॉइल्स अगर अगल बगल में हो, दो कॉइल्स अगर अगल बगल में हो, जिसमें मान लीजिए इसके करंट को हम चेंज करें, सुन रहे हो क्या? इसके करंट को हम चेंज करें तो इसमें चूंकि करंट है तो इसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर तो खैर होगा ही, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो इससे होके भी तो गुजरेगा। तो अगर आप इसके करंट को बदलते हैं तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसके अंदर का भी तो चेंज होगा। अरे बदल आप इसका करंट रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दोनों में चेंज होगा। और मैग्नेटिक फील्ड का बदलना दोनों में से किसी कॉइल को पसंद नहीं आएगा, जिसका अपोज करने के लिए ये भी अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगा और ये भी अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगा। अजमत ये बताएगा कि अपने अंदर हो रहे करंट के चेंज का अपोज करने के लिए अगर कोई कॉइल अपने अंदर ईएमएफ पैदा कर ले, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बोलो। सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। वेरी गुड। और अगर पड़ोसी के अंदर करंट के चेंज का अपोज करने के लिए हम अपने अंदर अगर ईएमएफ इंड्यूस कर ले, इसको क्या बोला जाता है? ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, है कि नहीं? तो ट्रांसफार्मर इसी म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जाहिर सी बात है इसमें दो कॉइल्स होनी चाहिए, दो कॉइल्स होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं आखिर ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो बाबू, ट्रांसफार्मर के केस में लोहा भी दो टाइप का होता है। एक होता है सॉफ्ट आयरन और एक होता है हार्ड आयरन। बड़ी तेज तुम लोग हैं। एक होता है सॉफ्ट आयरन और एक होता है स्टील। सॉफ्ट आयरन एंड स्टील दोनों लोहा ही है, प्योर लोहा है, बस इंटरनल प्रॉपर्टीज में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। उसके अंदर के जो एटम्स होते हैं ना, उनके ओरिएंटेशन में थोड़ा अंतर होता है, जिसकी वजह से जो सॉफ्ट आयरन है वो उसको चुंबक चिपका लेता है, लेकिन स्टील को चुंबक नहीं चिपका पाता है। आपके पास जितने भी सिक्के वगैरह होंगे ना, आप ले जाके चुंबक से सटाने की कोशिश करिएगा, आप देखिएगा कुछ सिक्कों को चुंबक सटा लेता है, कुछ को नहीं सटा पाता है। तो समझिएगा जिसको चुंबक ने सटा लिया वो है सॉफ्ट आयरन से बना हुआ, जिसको चुंबक नहीं सटा पा रहा है वो है स्टील। सही है। हमारे घर का जो बर्तन होता है जनरली वो किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। वो भी एकदम प्योर आयरन है, लोहा ही है वो, ऐसा नहीं कि वो कोई और मटेरियल है ना, लेकिन वो स्टील का बना है, तो इसीलिए उसको चुंबक नहीं चिपका पाता है। तो चार दीवारें होती हैं, चार दीवारें होती हैं, जिसको अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमको इस टाइप का दिखेगा। रुकिए एक सेकेंड। ऊपर से देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा? इस टाइप का दिखेगा। मतलब आप समझिए ना, एक दीवार ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अरे बोलो यार, ऐसा एकदम ऊपर से हम लोग ऐसे करके देख रहे हैं, यही ना दिखाई। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर 3D में आप इसको बनाना चाहेंगे तो 3D में ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। इस टाइप का होगा कुछ ऐसा। ये तुमको समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे ही चार दीवारें, आमने सामने की दो दीवारों पे
दो कोयल्स होती हैं, एक कोयल यहां लपेटा गया होगा और एक कोयल यहां लपेटा गया होगा, है। इस कोयल को हम एक एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे जिसको बोला जाता है प्राइमरी सर्किट। ये क्या है? प्राइमरी सर्किट है। और इसको हम लोग इनपुट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट भी बोलते हैं। इसको जिस सोर्स से हम लोग कनेक्ट करेंगे, एक्चुअली सोर्स से कनेक्ट नहीं करेंगे, ये खुद एक सोर्स होगा ईएमएफ का, लेकिन इसको कौन सा सर्किट बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा आउटपुट सर्किट। बोलो बाबू। तो होता क्या है कि इधर हम कुछ लोग, ठीक है थोड़ा शांत रहिएगा। हाँ, होता क्या है कि इधर हम लोग कुछ वोल्टेज देते हैं तो इधर से हमको कुछ वोल्टेज मिलता है। तो इधर वाले वोल्टेज को हम लोग इनपुट वोल्टेज बोलेंगे, उधर वाले वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे। कल वो चार्जर मैंने पढ़ाया था, इनपुट वोल्टेज कितना था? 100 से लेके 240 वोल्ट तक था। मैंने मिला जुला के छोड़िए ना, हमारे घर में सप्लाई कितना मिलता है हमको? 220 वोल्ट, अभी 223 हालांकि दिखा रहा है, तो 2-4 वोल्ट आगे पीछे होते रहता है ना बाबू। तो 220 वोल्ट आप उस चार्जर को देते थे, इधर से कितना देते थे? 220 वोल्ट। तो चार्जर आपको आउटपुट के रूप में क्या देता था? 19.5 वोल्ट, राउंड फिगर में देखा जाए तो 20 वोल्ट देता था। तो ये हो गया इनपुट वोल्टेज, ये हो गया आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, इसके वोल्टेज को हम लोग वीपी से दिखा देते हैं। वीपी का मतलब हुआ वोल्टेज ऑफ प्राइमरी सर्किट या प्राइमरी कॉइल, है ना। इसके वोल्टेज को हम लोग वीएस से दिखा देते हैं। वीएस स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी सर्किट का वोल्टेज होगी, है। इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसको हम आईपी से दिखा देते हैं, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग आईएस दिखा। आईपी स्टैंड्स फॉर करंट इन प्राइमरी सर्किट, आईएस स्टैंड्स फॉर, अच्छा पहले मैंने आईपी बोला था ना, हाँ ठीक है। आईपी स्टैंड्स फॉर करंट इन प्राइमरी सर्किट, आईएस स्टैंड्स फॉर करंट इन सेकेंडरी सर्किट। ऐसा हो जाएगा। बोलो बाबू। चलो अब देखो क्या होगा। होगा कुछ यूं कि जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो आप जानते हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अरे आएगा, सोलेनोइड ही तो है। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, पढ़ा भी है हम लोगों ने, म्यू नॉट एन आई। अब मान लो बाबू कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ आया। किधर आया बताओ? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा ऊपर की तरफ आया। अरे बोलो भाई, ऊपर की तरफ आया। तो ये जो सॉफ्ट आयरन होता है ना, इसको मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा प्यार होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने ही अंदर ट्रैप करके रखेगा। मतलब इनका बस चले तो छेद के बाहर निकल जाए, लेकिन ये ऐसा करने नहीं देगा ना। ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। फेरोमैग्नेटिज्म नाम का एक टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से बहुत प्यार होता है। वो तो दूर दूर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को खींचता है। तो अपने अंदर का मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कहीं जाने देगा क्या? नहीं जाने देगा। वो इनको यही से घुमा देगा। जा नहीं समझे आप? घुमाएगा क्यों पता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि उनको क्लोज्ड लूप बनाना है। वो जहां से चली उनको फिर वहां पे पहुंचना जरूर है। तो घुमाएगा, फिर क्या करेगा? इधर से घुमाएगा। अरे बोलो। हाँ ठीक है। और इस बात का ख्याल रखेगा कि कोई एक दूसरे से मिले नहीं। समझ रहे हो? भले चार चार को घुमा रहा है। अरे यार मतलब चार फील्ड लाइंस हैं। अगर मान लो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। देखो ये चीज तुम लोग समझ गए, तो उसके बाद क्या होगा? ये सब देख रहे हो? ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। इन फील्ड लाइंस की वजह से हर लूप में कुछ ना कुछ फ्लक्स आएगा। बोलिए। तो मान लीजिए एक लूप से होकर जो फ्लक्स जा रहा है वो फाई है। जा। अच्छा, फ्लक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस इज कॉल्ड क्या? क्या हुआ? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस इज कॉल्ड क्या? फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस।
हैं। अब क्या है कि क्या आपको ऐसा लग रहा है, अरे यार खाना हम नहीं खाए हैं, इसलिए क्या है कि खाना से याद आया कि हैं, नहीं चॉकलेट नहीं खाएंगे। देखिए खाना से याद आया कि आज तीज है क्या? अच्छा तो देखिए मेरे घर तीज नहीं होता है, तो तीज नहीं होता है तो क्या मैं पिड़ुकियां नहीं खाऊंगा क्या? तो मैं कहाँ से खाऊंगा? ठीक है ना। हाँ, पांच पांच गो पिड़ुकिया सब लेके आएगा। चलो हाँ ये इधर देख लीजिए, कह रहा हूं कि एक लूप से अगर, अच्छा तुम लोग ये नहीं ना सोच रहे हो कि तीज है इसलिए मैंने खाना नहीं खाया? नहीं नहीं नाश्ता किया है मैंने, नाश्ता किया है, खाना खाने का टाइम नहीं मिला है। चलिए इधर देखिए ना, अरे एक लूप से अगर कितना फ्लक्स जा रहा है 5, तो फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस। तो अगर इससे होके 4 फील्ड लाइंस गुजर रही हैं तो इससे भी होके 4, इससे भी होके, यानी एक लूप से अगर 5 फ्लक्स जा रहा है तो हर लूप से 5 ही जाएगा। अब मान लिया जाए कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ns और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, जा उल्टा कर दिया मैंने, देख रहे हो, np और ये क्या है ns है। हाँ नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हो सकती हैं, बोलिए तो बताइए एक लूप से अगर 5 फ्लक्स तो 10 लूप से, ये क्या था रे, एक लूप से 5 तो 2 लूप से 2 5, 10 लूप से 10 5, तो एनपी लूप से एनपी 5, यानी नेट फ्लक्स इन प्राइमरी कोयल जो होगा वो एनपी इंटू 5 होगा। आप समझे क्या? अरे एक लूप से ना 5, एनपी लूप ना है टोटल इसमें, तो एनपी इंटू 5 होगा। अब एक बात और बताइए आप, अगर प्राइमरी कोयल के एक लूप से होके 4 फील्ड लाइन जा रही हैं तो सेकेंडरी वाले में भी तो 4 ही गुना जाएगा, बाहर तो इसने किसी को जाने ही नहीं दिया। अरे बोलिए भाई, हाँ तो मिला जुला के इसके भी एक लूप से कितना जाएगा 5 ये जाएगा। तो आप बता सकते हैं क्या कि नेट फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कोयल कितना होगा? एक लूप से 5 तो ns लूप से ns इंटू 5 होगा। बोलिए अब देखिएगा इस कोयल के अक्रॉस जो वोल्टेज है, आप जानते हैं ना रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होता है, चाहे वो आप एकदम फैराडे लॉ पर जाइए, छोड़िए उस बात। पहली बार जब हम लोगों ने ईएमएफ पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? ईएमएफ इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी पढ़ा था। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा जिसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? वीपी के नाम से, वो होगा माइनस ऑफ डी फाई पी बाई डी टी। दिस इज नथिंग बट फैराडे लॉ। पहली बार हम लोगों ने यही फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी कोयल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो अगर हम प्राइमरी कोयल के अक्रॉस वोल्टेज देख रहे हैं तो प्राइमरी कोयल का ही ना फ्लक्स भी लिखेंगे। चलिए बताइए, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कोयल कितना होगा? माइनस ऑफ डी फाई एस बाई डी टी हो जाएगा। अभी क्या है कि हम फाई पी की जगह पे एन पी इंटू फाई रख दें क्या? अच्छा, और क्या हम लोग इस फाई एस की जगह पे एन एस इंटू फाई रख दें और डिवाइडेड बाई डी टी हो जाएगा। अभी क्या है कि ये वीपी है और ये है वी एस। इसमें से एनपी को आप बाहर निकाल लीजिए क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है। ट्रांसफार्मर में एक बार जो हमने टर्न लपेट दिया वो थोड़े चेंज होता है, समय के साथ ये तो कांस्टेंट है। अरे बोलो यार, तो कांस्टेंट चीजें डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट, माइनस एन पी इंटू डी फाई बाई डी टी, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एन एस इंटू डी फाई बाई डी टी।
ये हो गया आपका Vs और ये था आपका Vp। अच्छा एक और बात है, फ्लक्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? फ्लक्स को मैंने अंदर ही रखा है, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? फ्लक्स वेरिएबल है, फ्लक्स वेरिएबल है। फ्लक्स कैसा है बोलो? वेरिएबल है। द फ्लक्स इज वेरिएबल। थोड़ा इसे साइड हटिएगा। ठीक है, हाँ फ्लक्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? बोलो। अब है फ्लक्स वेरिएबल है, क्योंकि ये करंट कैसा है? अरे एसी करंट है भाई, तो कैसा है? और जब करंट वेरिएबल है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी तो वेरिएबल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा तो फ्लक्स भी। तो चूंकि फ्लक्स वेरिएबल है इसीलिए ये बाहर नहीं आया है। अब कुछ मत करिए, बस आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कहिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहिए, और इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 2 करिए। आप बताइए Vp बाई Vs कितना होगा? तो देखिएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, और डी फाइव बाई डी टी से डी फाइव बाई डी टी कट गया, तो इधर क्या बचा? एन पी। उधर क्या बचा? एन एस बचा। ये बचा एन पी बाई क्या? एन एस। ठीक है, अच्छा बताइए रेशियो कैसा है? नहीं, मैं जो वो पूछ रहा हूं वो बताओ, रेशियो कैसा है? सेम। Vp बाई Vs इज इक्वल टू NP बाई NS। ऊपर P नीचे S, ऊपर P नीचे, तो रेशियो सेम है। अरे बोलिए, और अगर रेशियो सेम हो तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ, आप बोलिए कि सर अगर रेशियो सेम है तो ये रिश्ता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला होता है, यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? नंबर ऑफ टर्न। हाँ, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। चलो इधर देखो, दिस इज द क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या उसका ट्रांसफार्मर उड़ गया क्या? तबीयत ठीक नहीं है? बोलो, तबीयत ठीक नहीं है? ए चंद्र, तबीयत ठीक है ना? चलिए ठीक है, नहीं तो सो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? यही बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रांसफार्मर का। माने वोल्टेज अगर 2 गुना कम करना है, नंबर ऑफ टर्न 2 गुना कम कर दो। वोल्टेज अगर 4 गुना बढ़ाना है, नंबर ऑफ टर्न 4 गुना बढ़ा दो। अब जैसे सुनो ना, वो जो मेरा चार्जर हुआ है वो 200 वोल्ट को बदलता है किस में? 20 वोल्ट में। नहीं समझे? इधर से 200 वोल्ट दोगे तो उधर से 20 वोल्ट मिलेगा आपको। तो इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर बाबू, अच्छा कितने गुना कम किया? 10 गुना कम किया। इसने वोल्टेज को 10 गुना कम कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि इधर अगर 1000 टर्न होगा तो इधर 100 टर्न। आप नंबर ऑफ टर्न को 10 गुना कम कर दीजिए, वोल्टेज अपने आप 10 गुना कम हो जाएगा। इससे आसान बेसिक कॉन्सेप्ट वाला तो कोई डिवाइस ही नहीं है। अब समझे क्या? अच्छा अगर मान लो हमको 200 वोल्ट को 400 वोल्ट बना देना है, इधर 1000 टर्न है तो उधर, अरे सब लोग कहाँ बोला यार? अरे हमको 200 वोल्ट को 400 वोल्ट में बदलना है, यानी हमको वोल्टेज को डबल करना है। तो इधर अगर 1000 टर्न है तो उधर, इधर 50 टर्न है तो उधर 100 टर्न करने, हो गया बस। यही है ट्रांसफार्मर। अरे बोलिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़े, क्या बोलते हो? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। एक बार देख लीजिए, हालांकि यहाँ तक जहां तक आया है ये लगे सारे गम। बढ़े आगे, इसमें आपको कुछ दोबारा समझना है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, एक होता है आइडियल ट्रांसफार्मर। क्या होता है? आइडियल ट्रांसफार्मर।
आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब हुआ कि आप जितना इनपुट पावर दीजिएगा, बोलिए ना, एग्जैक्टली उतना ही आपको आउटपुट पावर भी मिल जाएगा। यानी ट्रांसफार्मर कोई पावर का लॉस नहीं करेगा। जैसे 1 सेकंड में मैंने इधर से 50 जूल एनर्जी दिया, इसका मतलब मैं कितना पावर प्रोवाइड कर रहा हूं? 50 वाट। जूल पर सेकंड का मतलब होता है वाट। तो अगर मान लिया जाए कि इसको हमने इधर से कितना पावर दिया? 50 वाट पावर दिया, यानी 1 सेकंड में 50 जूल एनर्जी दिया। और अगर हम इधर 1 सेकंड में 50 जूल एनर्जी ही यूज कर पा रहे हैं, आप समझे नहीं? माने इनपुट पावर 50 वाट, आउटपुट पावर भी, ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। बोलो, जबकि दुनिया में कोई ट्रांसफार्मर आइडियल, बहुत तरीके का लॉस होता है। लॉस में क्या है? जैसे इसमें करंट वरेंट ना सब फ्लो कर रहा है, जहां भी करंट फ्लो करेगा हीट का लॉस तो होता ही है। अरे बोलिए ना। तो एक्चुअल में कुछ ऐसा होता है कि 1 सेकंड में आप 50 जूल एनर्जी दीजिएगा, तो हो सकता है 10 जूल उसमें से हीट के रूप में लॉस कर जाए। तो आप इधर कितना यूज कर पाइएगा? 40 जूल ही यूज कर पाइएगा। यानी 50 वाट पावर हमने दिया, लेकिन हम बस 40 वाट ही यूज कर पा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। आपके मोबाइल के चार्जर का सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है? ट्रांसफार्मर होता है। थोड़ी देर अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज करेंगे, वो चार्जर गर्म हो जाता है। यानी बताइए, कुछ हीट का वो लॉस करा रहा है कि नहीं? वो सॉकेट से जितना एनर्जी इसको मिल रहा है, क्या वो सारा एनर्जी आपके मोबाइल को ट्रांसफर कर रहा है? कुछ एनर्जी रास्ता में खा जा रहा है। अरे बोलिए ना। तो वो आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में होना क्या चाहिए? इनपुट पावर शुड बी इक्वल टू आउटपुट पावर। और पावर का क्या फॉर्मूला होता है? VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। तो इनपुट का मतलब हुआ कि प्राइमरी सर्किट को दिया हुआ पावर ना, तो VRMS की जगह VP। कौन सा वोल्टेज लिखा है मैंने? ये RMS। कुछ ना दिया रहे वो RMS होता है। बोलो। और IRMS का मतलब हुआ IP। तो हम लोग लिखेंगे VP इंटू IP इंटू और cos फाई। तो आउटपुट पावर में क्या होगा? VS इंटू IS इंटू cos फाई। VS इंटू IS इंटू कितना? एक बात याद रखिएगा, और ट्रांसफार्मर फेज डिफरेंस पर असर नहीं डालता है। इनपुट सर्किट में अगर मान लो करंट और वोल्टेज के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है, तो आउटपुट सर्किट में भी π/2 का ही फेज डिफरेंस होगा। उसका काम बस वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना होता है। वो फेज डिफरेंस पर असर नहीं डालता है। इसीलिए मैंने यहाँ भी cos फाई यूज किया, यहाँ भी। तो जनरली आप किताबों में देखिएगा तो ये cos फाई लिखा ही नहीं जाता है, शायद उसमें भी नहीं लिखा होगा, लेकिन एक्चुअल में लिखना तो चाहिए, क्योंकि हम लोग कौन से सर्किट की बात कर रहे हैं? AC सर्किट की बात कर रहे हैं। तो यहां से हमको मिलेगा VP इंटू IP इज इक्वल टू VS इंटू IS। बताओ बाबू, IP बाई IS कितना होगा? VS बाई VP होगा। और VS बाई VP कितना होगा? NS बाई NP। सुनिए VS बाई VP, NS बाई NP। हाँ ठीक है। तो क्या हम इसकी जगह पे NS बाई NP लिख सकते हैं? थोड़ा इन लोगों को कंपेयर करके बताओ। IP बाई IS बराबर, अच्छा NS बाई NP, ये रेशियो कैसा है? उल्टा। ऊपर P नीचे S, लेकिन इधर ऊपर S नीचे P, उल्टा है। और जब भी रेशियो उल्टा हो जाए तो ये रिश्ता इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला होता है। का मतलब हुआ करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न हो गया। क्या मतलब हुआ? वोल्टेज 10 गुना बढ़ाओगे तो करंट 10 गुना अपने आप, ताकि पावर सेम रह सके। ये पॉसिबल नहीं है कि इधर से कम पावर मिले या हम इधर ज्यादा इस्तेमाल कर ले। ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। आउटपुट पावर इनपुट पावर से ज्यादा हो जाए, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। हाँ, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो ये हो सकता है कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर हो जाए, लेकिन बाकी के प्रैक्टिकल सिचुएशंस में
हमेशा इनपुट पावर सॉरी इनपुट पावर से आउटपुट पावर कम ही मिलेगा आपको। क्या बोलते हो? वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, करंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन पावर नहीं बढ़ा सकते। पावर को तो ज्यादा से ज्यादा सेम ही रखना होगा हमको। तो इसीलिए वोल्टेज अगर 5 गुना बढ़ेगा ना तो करंट अपने आप 5 गुना कम हो जाएगा, ताकि पावर हमको सेम मिले। बोलिए बाबू। तो सुनिएगा, ये वाला रिलेशन इज ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज, हाँ, वेदर दी ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल और नॉट, ये हमेशा वैलिड होगा। बट दिस रिलेशन इज ओनली वैलिड फॉर क्या? आप समझे नहीं। ये रिलेशन हम हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये तभी इस्तेमाल करेंगे जब ट्रांसफॉर्मर कैसा होगा? आइडियल होगा। ठीक, चलिए बाकी के प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर्स में क्या होता है वो समझते हैं। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर ना 100% एफिशिएंट होता है। 100% एफिशिएंट होने का क्या मतलब हुआ? जितना उधर से मिला सारा का सारा उसने, जैसे मान लो गांव का कोई मुखिया है, अब जितना पैसा सरकार उसको देती है, अगर वो सारा का सारा पैसा आम जनता में खर्च कर दे तो उस मुखिया को क्या बोलेंगे? एकदम आइडियल मुखिया है वो, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता है। कम से कम खैनी वैनी के लिए तो बचाइए ले। चलिए हो गया ना, समय कम है, सुन लीजिए। तो उस मुखिया को बोला जाएगा एकदम 100% एफिशिएंट आदमी है ये, जितना मिल रहा है उतना ही अपना खर्च कर दे रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होता है? मान लो 1 लाख मिला तो उसमें से 10,000 रख लेता है। आई बाप रे, 10,000 खर्चा करता है और 90,000 रख लेता है। वो लड़का ओरिजिनल बात बताएगा। तुम बताओ तो क्या होता है? तुम देख लेना, रिकॉर्ड हो रहा है। अगले बार वोट में है तो कितना रखा जाता है? अच्छा अच्छा, ठीक ना, उसके चलिए कोई बात नहीं है वो। तो मैं कह रहा था कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में जितना पावर आप दीजिएगा उतना पावर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो कुछ, शांत रहिए ना, वो कुछ लॉस भी करा देगा ना। अरे बोलो भाई। यानी कि प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर्स 100% एफिशिएंट नहीं होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप खुद, मुझको एक ट्रांसफार्मर मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा, आप खुद बताइए कि ये ट्रांसफार्मर कितना % एफिशिएंट है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई की कुछ खास जरूरत नहीं है। चलिए इधर देखिए, तुम ही बताइएगी सिर्फ। हाँ, कॉमन सेंस है, इधर कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है, एकदम कॉमन सेंस है ये। ठीक है, ये इनपुट सर्किट है और वो हमने इधर से 50 वॉट पावर दिया और हमको इधर 40 वॉट पावर ही मिल पाया। ये ट्रांसफार्मर कितना % एफिशिएंट है? 50 में 40 मिल रहा है। अच्छा, 50 में 50 मिल जाता तो 100% एफिशिएंट होता। क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या ये 80% एफिशिएंट है? हाँ, अरे 50 नंबर में तुम्हारा 40 नंबर है तो तुमको 80% नंबर ही ना मिला है। परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना। ये तो 50 में 40 तो 100 में 80। नहीं समझे? तो इसका मतलब हुआ कि दिस ट्रांसफार्मर इज 80% एफिशिएंट। तो मैं आपको बताता हूं कि आपने मन ही मन किया क्या है। सुनिएगा, एफिशिएंसी निकालने के लिए, एफिशिएंसी विच इज डिनोटेड बाय ईटा, पढ़ा जाता है इसको ETA, ईटा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा जो होता है ना, उसी फैमिली में आगे बढ़ोगे तो तुमको मिलेगा ईटा। एन को थोड़ा खींच दो, हालांकि खींचा ही जाता है लेकिन हम लोग थोड़ा घुमा भी देते हैं। नहीं समझे क्या? हाँ, तो घुमा देते हैं ताकि हम एन से
देखो मत करो यार, मेरा सर घूम रहा है सही। खाना नहीं खाए। हाँ सही बोल रहा है। सवेरे 7 बजे से पढ़ाते हैं लगातार हैं। अरे क्या करोगे, छोड़ो हटाओ। ओए शांत रहो। और देखो तुमने किया क्या है, तुमने पता है क्या किया है, तुमने ये आउटपुट पावर को ऊपर रखा है, इनपुट पावर को, और तुमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, तभी तुमको 80 मिला है। अब ध्यान से देखिए ना, इस एग्जाम्पल के हिसाब से देखा जाए तो आउटपुट पावर कितना है 40, इनपुट पावर कितना है 50 है, मल्टीप्लाइड बाई 100 विथ 100 एंड यू विल गेट, छोड़ो हटाओ 80 नहीं है वो तो ना। अरे मैंने 80 आ रहा है, तुम देख लो। नहीं आ रहा है, आ गया 80%। तो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट परसेंटेज एफिशिएंसी। 100 से मल्टीप्लाई, एक शांत रहो, चुप। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, कौन बताएगा कौन सी एफिशिएंसी मिलेगी, ये बताया है मैंने। 100 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट परसेंटेज एफिशिएंसी। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करिएगा देन यू विल गेट फ्रैक्शनल एफिशिएंसी। है 2-4 आदमी इज्जत बचा लेता है, लग रहा। फ्रैक्शनल एफिशिएंसी, फ्रैक्शन का मतलब होता है 1 में कितना, अब परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना। सही है, तो ये चीज है। अरे बोलो बाबू, सही। हाँ, अब क्या है कि आउटपुट पावर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, VS इंटू IS। लिखने को तो cos फाई भी लिखेंगे, लेकिन जब डिवाइडेड बाई VP इंटू IP या फिर cos फाई से cos फाई खत्म नहीं हो जाएगा, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, सेम ही चीज है। क्लियर? अब देखिए उसमें लिखा होगा सब, ठीक है। एक और बात बता दूं मैं आपको, ट्रांसफार्मर के लिए जो सिंबल यूज होता है ना, हाँ, ट्रांसफार्मर के लिए जो सिंबल यूज होता है वो ये होता है, ऐसा कर देगा, कॉइल बनाता है एक्चुअली। ठीक है, अब बीच में 2 लाइन खींच देगा, इसका मतलब होता है कि ये ट्रांसफार्मर है। बोलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और एक होता है, तो ये नमूए से समझ में आ गया, नामी से समझ में आ गया कि इसका काम होगा वोल्टेज को बढ़ाना, और इसका काम होगा वोल्टेज को, बोलिए बाबू, घटाना। ये वोल्टेज को घटाएगा, यानी इस केस में वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्किट ज्यादा होगा वोल्टेज ऑफ प्राइमरी सर्किट। सेकेंडरी ज्यादा है उधर वाला, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहे हो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसको नीचे लेके आओगे तो VS बाई VP ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब VS बाई VP का मतलब हुआ NS बाई NP, तो ये ग्रेटर देन 1 उधर चल जाएगा, तो NS ग्रेटर देन NP। तो ये बिना मतलब का ना ताम झाम है, काम नहीं जानते हैं कि वोल्टेज बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होना चाहिए, हो गया। कौन ये सब करता है? सिमिलरली बताइए, इस केस में वोल्टेज घटेगा का मतलब हुआ सेकेंडरी सर्किट का वोल्टेज कम होना चाहिए प्राइमरी सर्किट से, तो इसका मतलब सेकेंडरी सर्किट का नंबर ऑफ टर्न भी कम होना चाहिए प्राइमरी सर्किट के नंबर ऑफ टर्न से। अरे बोलिए, खूब पूछता है ये कि बताइए स्टेप ट्रांसफार्मर में किसका नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो उधर वाले का चूंकि वोल्टेज ज्यादा होगा, इसका मतलब हुआ कि उधर वाले का नंबर ऑफ टर्न भी ज्यादा होना चाहिए। चलिए, कुछ टाइप की लॉसेज होती हैं ट्रांसफार्मर में, जिसमें सबसे पहला लॉस है I²R लॉस, VI लॉस, या फिर क्या, कॉपर लॉस। समझा देता हूं मैं। जैसे मान लिया जाए, सुन रहे हो क्या, मान लिया जाए कि ये एक ट्रांसफार्मर है जिसमें एक कॉइल ये है जो जुड़ा है प्राइमरी सर्किट से, और एक कॉइल ये है जो जुड़ा है सेकेंडरी सर्किट से। तो बाबू, ट्रांसफार्मर के फंक्शन के दौरान इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा कि नहीं, इस कॉइल में भी करंट फ्लो करेगा कि नहीं। और ये तो दुनिया की रीत है कि जहां भी करंट फ्लो करेगा वहां हीट का लॉस तो नहीं, ऐसे करेंगे। ये तो दुनिया की रीत है, जहां भी करंट फ्लो करेगा वहां लॉस ऑफ हीट है। हाँ।
थैंक यू सो मच। लॉस ऑफ क्या? हीट होगा ही। तो ये हीट क्यों लॉस कर रहा है? ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन दी कोयल। तो इसीलिए हम इसको आई स्क्वायर आर लॉस कहते हैं, क्योंकि इस कोयल का अपना खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा ना। अरे बोलो। अच्छा है भी इंटू आई लॉस, क्योंकि करंट की वजह से ये लॉस हो रहा है। या फिर इसको हम लोग कॉपर लॉस भी कहते हैं, और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर में ये वाला जो होता है ये लोहे का बना होता है, लेकिन ये तार किसका बनता है? कॉपर का बनता है। हम चाहेंगे कि थोड़ा अच्छा कंडक्टर रहे, कि कम हीट लॉस कराए। तो चूंकि ये लॉस कॉपर के तार में ना हो रहा है, कॉपर के कोयल में ना हो रहा है, अरे बोलो ना, इसीलिए इसको हम कॉपर लॉस भी कहते हैं। अब ये सब पढ़ लेना। रिमूवल क्या है? तो रिमूवल है कि हम कोयल को उस मटेरियल से बनाए जो थोड़ा अच्छा कंडक्टर हो। अच्छा कंडक्टर है, करंट को आसानी से पास कराएगा, हीट का लॉस वो कम कराएगा। नाइक्रोम वगैरह बहुत खराब कंडक्टर होता है, इसीलिए उसमें उतना ज़्यादा हीट का लॉस होता है। सही है बाबू? चलो ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है? ओ, तो ट्रांसफार्मर में सिल्वर तुम लोग लगाएगा, सवेरे लगा के जाएगा, शाम में टांग ले जाएगा सब। तो सिल्वर से जस्ट थोड़ा सा ही तो खराब होता है कॉपर। याद है 1.60 सिल्वर का होता है, लेकिन 1.62 कॉपर का होता है, तो हल्का सा ही तो खराब है, तो कॉपर हम लोग लगाते हैं। अगला है फ्लक्स लॉस और फ्लक्स लीकेज। उसको सुनिएगा। बात कुछ यूं है कि मैं मानता हूं कि इधर से जितनी भी फील्ड लाइंस जाती हैं बच्चों, अरे कुछ तो बोलो यार, इसको बहुत ज़्यादा प्यार है इन फील्ड लाइंस से। ये इनको अपने ही अंदर रखना चाहेगा, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ फ्लक्स का लीकेज हो ही जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 50 फील्ड लाइन आ रही है ना, चाहे मान लीजिए कितना 4 गो, मैंने 4 का मतलब 40 समझो ना, 40 गो आ रहा है ना, तो हो सकता है कि 30 ही इधर घूम पाए, बाकी 10 जो है वो हो सकता है कि बाहर निकल सकता है। अरे बोलिए ना, मानता हूं। देखिए, आपसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? आपके मम्मी पापा करते हैं। तो वो कितना भी प्यार आपसे क्यों ना करें, लेकिन थोड़े बहुत ही सही, लेकिन आप उनके हाथ से बाहर निकल जाते हैं कि नहीं? आप लोग हाथ से बाहर नहीं निकल गए हैं? झूठ बोलता है ऐसा, मामाज बॉय है तुम। मानता हूं 80% आप उनके हाथ में हैं, लेकिन 20% तो जिंदगी में सीक्रेट जरूर होगा आपके। कोई सीक्रेट नहीं है? अच्छा अच्छा, वाह, ठीक है। तो थोड़ा बहुत फ्लक्स भी अगर लीक कर जाए, ठीक है, हो गया, बकवास का समय खत्म। थोड़ा बहुत भी फ्लक्स अगर लीक कर जाए, है ना बाबू, तो आपने ये बात पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर्ड रहता है मैग्नेटिक एनर्जी। अरे बोलो यार। तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, ठीक है, बाकी सब इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, आना तो सबको है, लेकिन ये थोड़ा मार्केट में ना चला गया, बोलो ना, तो ये वाला फील्ड लाइन तो इसमें नहीं पहुंचेगा। यानी जितना फ्लक्स इसमें था उतना फ्लक्स इसमें एक्चुअली नहीं है, कुछ फ्लक्स का लीकेज हो गया है। तो सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड रहता है मैग्नेटिक एनर्जी, इसका मतलब कुछ मैग्नेटिक एनर्जी बाहर चला गया कि नहीं? तो ये भी तो एक टाइप का लॉस हो गया, बोलो। हाँ, तो इससे बचने का क्या उपाय है? तो इससे बचने का उपाय है कि इन दोनों कोयल्स को दो डिफरेंट आर्म्स पे ना लपेट के हम एक ही पे लपेट दें। हाई देखिए, प्राइमरी को भी, ओए प्राइमरी को भी इसी पे, और सेकेंडरी को भी अब चांस ही नहीं है। अगर 50 फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेंगी तो कन्फर्म है कि 50 गो को तो इनको भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये उपाय है, और बहुत ध्यान से देखिए, यही उपाय तो यहाँ लगाया गया है, इन दीवारों पे थोड़े लपेटा गया है, बीच में एक और दीवार बना के उस पर लपेटा गया है। अरे बोलिए, एक आदमी कोई आइए इधर, आइए आप आइए, देखिए इनसे मैं कुछ बातें पूछवाऊंगा, तो ये हाँ हाँ बोलेंगे। चलिए बताइए, आपको ये 2 टर्मिनल दिखाई दे रहा है? 2 टर्मिनल यहाँ, हाँ बोलो, हाँ। फिर 2 टर्मिनल यहाँ दिखाई दे रहा है। 4 टर्मिनल क्यों है इसके पास? 2 गो इनपुट के लिए होगा, 2 गो। क्या आपको 2 डिफरेंट कोयल नजर आ रहे हैं? नहीं, इसको मैं से में पूछ,
एक वो थोड़ा सा रेडिश टाइप का है और एक थोड़ा गोल्डन टाइप का है। तो जाहिर सी बात है दो कोयल्स को लपेटा गया है एक ही के ऊपर, तो इसी में से कोई एक प्राइमरी होगा, कोई एक। अच्छा एक और चीज है, शांत रहो, दोनों कोयल्स का नंबर ऑफ टर्न आपको सेम नजर आ रहा है कि डिफरेंट? ये जो रेडिश टाइप का है उसका नंबर ऑफ टर्न कितना है? बहुत ही कम नजर आ रहा है। और ये जो गोल्डन टाइप का है इसका बहुत ही, तो क्या वजह होगी कि एक कोयल का नंबर ऑफ टर्न बहुत ही कम है, एक का बहुत ही ज्यादा है? इसका काम ही है वोल्टेज को बढ़ाना घटाना। आप समझ रहे हैं? चलिए जाइए, थैंक यू। अब सुनिए, आप बोल सकते हैं कि सर, शांत रहिए सर, ये भी तो हो सकता था कि एगो डंडा लेता और इसी के ऊपर एक प्राइमरी कोयल लपेट देता और एक सेकेंडरी कोयल लपेट देगा। ये बाकी का ताम झाम क्यों है? मटेरियल बर्बादी ना हो रहा है? आप समझे ही नहीं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप समझे क्या? अरे सर, जब लपेटना एक एक के ऊपर है तो यही रखते हैं हम लोग, ये इतना ही भर रखते हैं, माने यही रखते, ये करते हैं और ये इधर लपेट देते हैं और ये इधर लपेट देते, हो जाता है हमारा काम। तो ये बाकी का तामझाम इसीलिए है क्योंकि अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो यहाँ से निकल के कहाँ चली गई? बाहर ना, क्योंकि लौट के भी तो आना है, बाहर चली गई। अरे बोलिए, यहाँ से निकल के वो कहाँ चली गई? बाहर चली गई। अब क्या है कि बाहरी दुनिया में अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चला जाएगा तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमारी बॉडी में भी कई सारी आयंस हैं, अरे हम लोग भी खाते पीते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह होता है हमारे अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हमारे ब्लड में है ना, और इसी की वजह से तो हम लोग कंडक्टर हैं। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चले गए तो हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो हो रहा है, यानी चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो ये हमारी बॉडी के उन आयंस पे फोर्स लगा सकता है, तो वो आयन तो अंदर ही अंदर लगेंगे सर्कुलर मोशन करने। बोलिए ना। तो एक लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे लिए खतरनाक है, एक लिमिट से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे लिए खतरनाक है। इसीलिए हम चाहेंगे कि इसमें से निकलने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अंदर ही रहे, बोलो ना, इधर से ही होके ये वापस आए। तो इसीलिए ये चीज भी जरूरी है। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, नहीं हो गया, खत्म हो गया ये, मैग्नेटिक लॉस या फिर हिस्टेरेसिस लॉस। एक चीज समझिएगा, ये अगले चैप्टर में इस चीज को हम बहुत डिटेल से समझने वाले हैं कि जैसे कोई जब मटेरियल होता है ना, तो मटेरियल के अंदर जो भी एटम्स होती हैं उनका अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट इधर होगा, किसी का इधर होगा, किसी का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट लगभग 0 होता है। लेकिन जैसे ही हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे, ये सब अपने आप को घुमा घुमा के, अरे बोलो, अपने आप को घुमा घुमा के सब मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में हो जाते हैं। इसको बोला जाता है इस मटेरियल का मैग्नेटाइज हो जाना। बोलो ना यार, जिसमें तुम्हारा ये वाला हो जाएगा नॉर्थ है, ये वाला हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड में डालते ही मटेरियल्स हाँ मैग्नेटाइज हो जाए। कोई ज्यादा होता है, कोई कम होता है, लेकिन लगभग सब मैग्नेटाइज होता है। अरे बोलो ना। तो होता क्या है कि जिस चीज के ऊपर आपने लपेटा है, जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर आपने ये प्राइमरी कोयल को और किसको, सेकेंडरी कोयल को लपेटा है, तो कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी? ऊपर होंगी। तो जिस मटेरियल के ऊपर आपने लपेटा है वो मटेरियल मैग्नेटाइज होगा ना। तो इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का डाइपोल मूवमेंट कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो इसके लिए मॉलिक्यूल्स को रोटेट करना पड़ेगा। फिर थोड़ी ही देर बाद ये मैग्नेटिक फील्ड अब कहाँ चला जाएगा? नीचे। क्योंकि आप जानते हैं कि करंट अपना डायरेक्शन लगातार, कभी करंट इधर से जाएगा तो कभी करंट इधर से जाएगा, थोड़ी देर के बाद अभी चल जाएगा नीचे। तो अब जिन मॉलिक्यूल्स ने खुद को ऐसे सजाया था, अब उन मॉलिक्यूल्स को खुद को ऐसे सजाना होगा। और ये घटना 1 सेकंड में 100 बार होगा। 100 बार ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ बनेगा, सॉरी 50 बार। अब 50 बार नीचे वाला नॉर्थ, ऊपर वाला 50 बार मैग्नेटिक मूवमेंट्स का डायरेक्शन इधर होगा, अब 50 बार मैग्नेटिक मूवमेंट्स का डायरेक्शन। तो इस रोटेशन के प्रोसेस में भी तो हीट का लॉस होगा। मॉलिक्यूल्स को ये जो घूमना पड़ रहा है इसमें भी तो एनर्जी खर्च होगी। इसको बोला जाता है मैग्नेटिक लॉस या फिर हिस्टेरेसिस लॉस। पिछले साल तक आपके किताब में एक हिस्टेरेसिस कर्व नाम का चीज होता था, अभी इस साल उसने हटा दिया। ठीक है, चलिए हिस्टेरेसिस। रिमूवल क्या है भाई इसका? तो रिमूवल ये है कि आप ऐसा मटेरियल यूज करिए
जो आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता हो, यानी जिसको घूमने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ऐसा ही मटेरियल होता है कौन? सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन का दो गो फायदा हो गया, एक तो वो आसानी से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा, आसानी से कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, आप समझ रहे हैं, इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, कम एनर्जी का लॉस कराएगा। और दूसरा कि उसको मैग्नेटिक फील्ड से प्यार भी है तो वो बाहर भी नहीं जाने। आखिरी है ईडी करंट से पैदा हुआ हीट। तो बाबू हमने पढ़ा है कि किसी भी मटेरियल को, याद आ रहा है, अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाए, किसी भी मटेरियल नहीं, किसी भी कंडक्टर को अगर हम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे तो उस कंडक्टर के अंदर एडी करंट पैदा हो जाता है कि नहीं? जा, तो इससे भी तो लॉस होगा, बोलो। तो अब हाँ, तो कहने का मतलब है कि आपने जिस मटेरियल के ऊपर इसको लपेटा है तो वो लोहा ही ना है, कंडक्टर ही ना है, तो आपको नहीं लग रहा कि उसमें एडी करंट पैदा हो रहा होगा? तो इसके रिमूवल के लिए याद है 3 तरीका पढ़े थे, पंचिंग, स्लॉटिंग, और एक तरीका क्या पढ़े थे कि एक ही सॉलिड स्ट्रक्चर ना यूज करके हम लोग प्लेट्स का इस्तेमाल करें, जा, ताकि 2 प्लेट्स के बीच में गैप रहे और बड़े लूप्स में एडी करंट पैदा ना हो पाए। तो इसका रिमूवल यही है कि बाय यूजिंग प्लेट्स एज, ये भी चाहता तो एक ही सॉलिड स्ट्रक्चर ले सकता था, कम खर्चा होता। अरे प्लेट बना के जोड़ने में ज्यादा ना खर्चा होगा, लेकिन इसने प्लेट क्यों बनाया है? ताकि बड़े लूप्स में एडी करंट पैदा ना हो सके। बाकी ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, हो जाएगा।